नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शोम एकेडमी पर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं, आज से हम दोस्तों आरआरबी, जेई प्लस एएलपी के लिए बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। साथ में दोस्तों फिजिक्स भी चलता रहेगा और बायोलॉजी हम स्टार्ट करेंगे और सभी चैप्टर्स को हम डीपली अच्छे से पढ़ने वाले हैं, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस ना हो। तो आज का हमारा पहला चैप्टर है दोस्तों सेल बायोलॉजी। हम सेल बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे जितने भी चैप्टर्स आएंगे दोस्तों बायोलॉजी के अंदर, जो भी सिलेबस में इंक्लूडेड है, उस सभी को हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को वॉच आउट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखो, द वर्ड बायोलॉजी इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग द ग्रीक वर्ड बायोस मीन्स लाइफ। यहाँ पे जो बायोलॉजी है ये ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बायोलॉजी किस वर्ड से मिलके बना है, तो ये बना है दोस्तों ग्रीक वर्ड। इसमें बायो का मतलब होता है दोस्तों लाइफ, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। मतलब यहाँ पे हम लाइफ की स्टडी करने वाले हैं। अब देखो बायोलॉजी मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है दोस्तों जूलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल, एंड दूसरा है दोस्तों बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट। सभी चीज़ों को हम यहाँ पे अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको हिंदी में भी सभी चीज़ें मिल जाएंगी। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ इन्वेंशन को देखेंगे दोस्तों, कुछ इन्वेंशन को देखेंगे और उनसे रिलेटेड साइंटिस्ट का नाम जानेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए बात करते हैं फादर ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन के जनक किसको बोला जाता है? ये हो जाएंगे दोस्तों हिप्पोक्रेटस। देखो नाम अजीब है, बट एक दो बार आप रिपीट करेंगे याद हो जाएगा। चलिए फिर बात करते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी, दोनों के जो जनक हैं वे हो जाएंगे दोस्तों एरिस्टोटल। एरिस्टोटल क्या हो जाएंगे? फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी। फिर हम बात करेंगे फादर ऑफ बॉटनी एंड इकोलॉजी। फादर ऑफ बॉटनी एंड इकोलॉजी, ये हो जाएगा आपका थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस दोस्तों, इनको बोलेंगे हम फादर ऑफ बॉटनी एंड इकोलॉजी। फिर हम बात करते हैं फादर ऑफ माइक्रोस्कोप। फादर ऑफ माइक्रोस्कोप किसको बोलेंगे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इसी की हेल्प से दोस्तों इन्होंने बैक्टीरिया की डिस्कवरी की थी। इसी की हेल्प से इन्होंने बैक्टीरिया की डिस्कवरी की थी, माइक्रोस्कोप की हेल्प से। तो इनको बोलेंगे फादर ऑफ माइक्रोस्कोप एज वेल एज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, जिसमें हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं। तो दोनों का नाम हो जाएगा दोस्तों एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक, याद रखना है आपने। चलिए फिर बात करेंगे फादर ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब क्या है? यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों, ये एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं सेल की। इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? सेल की। अभी आपको पता चलेगा आगे चल के व्हाट इज सेल, सेल क्या होती है। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको बोलेंगे दोस्तों? रॉबर्ट हुक को। किसको बोलेंगे? रॉबर्ट हुक को। चलिए फिर बात करते हैं हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एंड नोमेनक्लेचर। इसका एक चैप्टर है जिसको हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बाद में इसको हम कवर करेंगे। तो टैक्सोनॉमी एंड नोमेनक्लेचर में हम क्या करते हैं दोस्तों? हम क्लासिफिकेशन करते हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जीवधारी होते हैं, उनका हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, और उनका हम नामकरण करते हैं। इसी को बोलते हैं दोस्तों टैक्सोनॉमी एंड नोमेनक्लेचर। तो इसके फादर हो जाएंगे कार्लस लिनियस। कार्लोस लिनियस हो जाएंगे दोस्तों फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एंड नोमेनक्लेचर। चलिए फिर बात करते हैं फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। जो इम्यूनोलॉजी होते हैं दोस्तों, इसके फादर कौन होंगे? इसमें हम दोस्तों स्टडी करते हैं डिसीज की।
डिसीज, मतलब जो हमारी डिसीज को रोकने की जो कैपेसिटी होती है उसकी स्टडी की जाती है। तो ये हो जाएंगे एडवर्ड जेनर, ये हो जाएंगे दोस्तों एडवर्ड जेनर। चलिए फिर बात करते हैं फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, ये हो जाएंगे दोस्तों डी बरी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, इसमें हम क्या करते हैं, जो प्लांट में डिसीज होती हैं उनकी स्टडी करते हैं। देखो यहाँ पे इम्यूनोलॉजी का मतलब होता है हमारा जो इम्यून सिस्टम है जो कि डिसीज से बचाता है हमको, उसकी स्टडी करते हैं। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्लांट पैथोलॉजी की। प्लांट पैथोलॉजी में हम क्या करते हैं दोस्तों, स्टडी करते हैं प्लांट की डिफरेंट टाइप की डिसीज की। फिर बात करेंगे हम फादर ऑफ कंडीशनड रिफ्लेक्सेस। कंडीशन रिफ्लेक्सेस दोस्तों मैं आपको नर्वस सिस्टम में पढ़ाने वाला हूं आगे चल के। तो इसके पिता हो जाएंगे या जनक हो जाएंगे पावलोव। कौन हो जाएंगे दोस्तों, पावलोव, याद रखना है। फिर है आगे आपका फादर ऑफ एंटीबायोटिक। फादर ऑफ एंटीबायोटिक किसको बोलेंगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को बोला जाएगा दोस्तों फादर ऑफ एंटीबायोटिक। चलिए आगे चलते हैं, फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। इसका भी एक अलग से चैप्टर है जिसमें हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये सभी चीज़ें हम वहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो इसके पिता हो जाएंगे दोस्तों विलियम हार्वे, विलियम हार्वे। चलिए आगे चलते हैं, फादर ऑफ ब्लड ग्रुप। जो आपका ब्लड ग्रुप होता है उसकी खोज किसने की थी, उसकी खोज की थी दोस्तों लैंड स्टीनर ने। तो इसलिए इनको बोला जाएगा फादर ऑफ ब्लड ग्रुप। आगे चलते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे सिंपल बोला है ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन है। इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं पूछा है, यहाँ पे सिर्फ पूछा है ग्रीन रेवोल्यूशन। तो अगर ग्रीन रेवोल्यूशन पूछा जाए तो उसका मतलब हो जाएगा ये वर्ल्ड वाइड बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की बात की जा रही है। तो ये हो जाएंगे नॉर्मन ई बारलॉग, नॉर्मन ई बारलॉग। और अगर पूछा जाए दोस्तों फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, भारत में हरित क्रांति के जनक, ये हो जाएंगे दोस्तों एम एस स्वामीनाथन। कौन हो जाएंगे, एम एस स्वामीनाथन। चलिए फिर बात करते हैं बर्डमैन ऑफ इंडिया। इंडिया का बर्डमैन किसको बोला जाता है, तो आप सभी जानते होंगे इनका नाम सलीम अली। इनको बोला जाता है दोस्तों बर्डमैन ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं, फादर ऑफ इंडियन पैलियो बॉटनी, फादर ऑफ इंडियन पैली बॉटनी, ये कौन हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे बीरबल साहनी। ठीक है, ये हो जाएंगे बीरबल साहनी। चलिए आगे चलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स जिसमें हम दोस्तों जेनेटिक्स की मतलब जो हमारे जीन हैं इनकी हम स्टडी करते हैं, तो ये हो जाएंगे दोस्तों जोहन मेंडल। अब देखो मैंने ऊपर इसका मतलब नहीं बताया आपको, चलिए बता देता हूँ पैलियोबोटनी का मतलब क्या होता है। जो भी दोस्तों हमारे पुराने जीवाश्म हैं उनकी स्टडी को बोलते हैं पैलियोबोटनी। देखिए यहाँ पे देखो लिखा है बोटनी, बोटनी का मतलब क्या होता है, प्लांट से, प्लांट से जो भी लुप्त हो चुके हैं, जो भी लुप्त हो चुके हैं ऐसे प्लांट, उनकी स्टडी क्या कहलाती है, उनकी स्टडी कहलाते हैं पैलियोबोटनी। और इंडियन पैलियोबोटनी के फादर हैं दोस्तों बीरबल साहनी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुछ और भी पॉइंट्स हैं दोस्तों जिनको हम बीच बीच में इंक्लूड करेंगे। अब चलिए अपने मेन टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा पहला चैप्टर है सेल बायोलॉजी। तो सेल से जितना भी पार्ट पूछा जाता है उसको हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज सेल। सेल क्या होता है दोस्तों, देखो जो हमारा लाइफ है, लाइफ की सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। जैसे कि मैटर, अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो मैटर हो जाएगा। तो मैटर का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है दोस्तों, एटम। ठीक है, उससे भी छोटा होता है सब एटॉमिक पार्टिकल, बट हम एटम की ही बात कर रहे हैं। सेम वैसा ही दोस्तों लिविंग थिंग्स में होता है, एटम की जगह यहाँ पे होता है सेल। सिंपल है, अगर लिविंग थिंग है
तो सेल कहलाएगा। और अगर नॉन लिविंग थिंग है दोस्तों तो उसी को क्या बोलेंगे, एटम। ये क्या है दोस्तों, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ एंड ऑल्सो कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ध्यान रखना है, अगर ये टर्म पूछे जाए कि किसको हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ बोलते हैं तो आंसर हो जाएगा सेल। क्यों बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि इसी से पूरा स्ट्रक्चर बनता है ह्यूमन बॉडी का, या कोई भी अगर लिविंग थिंग है उसका अगर हम बात करें उसका पूरा स्ट्रक्चर किससे तैयार होता है, तो सेल से होता है। देखो सेल होती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा सेल होती है, ठीक है। तो सेल आपस में कंबाइन करती हैं और बनाती हैं टिश्यू, ठीक है। टिश्यू आपस में कंबाइन करते हैं, बनाते हैं दोस्तों ऑर्गन, और ऑर्गन आपस में कंबाइन करके बनाते हैं दोस्तों ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो ये पूरा इस टाइप से दोस्तों सीक्वेंस चलता है। तो सबसे छोटी यूनिट क्या है, सेल। सेल से ही सभी चीजें मिलके बनती हैं, इसलिए इसको बोला हमने बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। चलिए फिर बात करते हैं दोस्तों स्टडी ऑफ सेल। मैं आपको बता चुका हूं स्टडी ऑफ सेल किसको बोलते हैं, साइटोलॉजी को। याद रखना है, साइटोलॉजी क्या हो जाएगी, स्टडी ऑफ सेल, मतलब इसमें हम कोशिका, हिंदी में क्या बोलते हैं सेल को, कोशिका, इसमें हम कोशिका का अध्ययन करते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसकी डिस्कवरी किसने की थी। भाई देखो सेल है तो इसकी डिस्कवरी तो की होगी, तभी हमको पता चला इसकी सेल है। तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसकी डिस्कवरी की थी दोस्तों सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने इन 1665। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ईयर इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, ठीक है, क्योंकि पॉपुलर है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने डेड सेल ऑफ कॉर्क की डिस्कवरी की थी दोस्तों। मतलब जो कॉर्क होता है लकड़ी का टुकड़ा होता है, शैंपेन की बोतल में होता है, और भी यूज होते हैं उसके, ठीक है। तो उसमें देखो भाई लकड़ी है तो लकड़ी में कैसे टिश्यू होंगे, डेड टिश्यू होंगे, ठीक है। कॉर्क में अब लकड़ी का मतलब ये नहीं है कि ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं डेड ट्री की बात कर रहा हूँ, डेड वुड की बात कर रहा हूँ। तो उसमें जो भी सेल होंगी वे कैसी होंगी, डेड सेल होंगी। तो उसकी डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर हम बात करेंगे लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहां पे हम बात करेंगे दोस्तों इट इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। देखो फंडामेंटल क्यों है, क्योंकि इसी को हम सबसे छोटा मानते हैं। हम मानते हैं कि सेल किसी से मिलके नहीं बनता है, सेल अपने आप में एक दोस्तों यूनिक एक इकाई है या यूनिट है, ठीक है, इसलिए इसको हमने फंडामेंटल बोला। स्ट्रक्चरल क्यों बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर इसी से मिलके बनता है। और फंक्शनल क्यों बोल रहे हैं दोस्तों, बिकॉज ऑफ ये टोटल फंक्शन यही करता है। देखो सेल होती है, सेल में ही सभी ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। अगर सांस लेना है तो सेल सांस लेगी, ठीक है। कुछ भी दोस्तों डिस्चार्ज करना है, कुछ भी बनाना है, ये सभी किसके अंदर होती है, सेल के अंदर होती है। इसलिए इसको बोलते हैं फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ध्यान रखना है ये चीज। चलिए फिर बात करेंगे लिविंग सेल। इसकी डिस्कवरी किसने की थी दोस्तों, इसकी डिस्कवरी की थी ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक ने दोस्तों इसकी डिस्कवरी की थी किसमें, पॉन्ड वाटर में, तालाब के पानी में, याद रखना है। चलिए अब हम बात करेंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का मतलब क्या है, इसको सबसे पहले दिया था दोस्तों शेल्डन एंड श्वान ने। ये दो साइंटिस्ट के नेम हैं। इन्होंने बताया सेल के बारे में कुछ चीजें, कुछ बातें बताई दोस्तों। वे बातें क्या हैं, वे हाइपोथेसिस क्या हैं दोस्तों, चलिए हम देख लेते हैं। इन्होंने बताया कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं इस धरती पे, जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं वे सभी सेल से मिलके बनते हैं, ठीक है। वन और मोर सेल, एक सेल से मिलके बन सकते हैं और अधिक सेल से मिलके बन सकते हैं, ठीक है। सेल इज द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और सेल को हम क्या बोलते हैं, सेल एक सबसे बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चर की और फंक्शन की। फिर
डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल आर फॉर्म। मतलब जो सेल्डन और श्वान थे इन्होंने दो चीजें तो बताई, बट इन्होंने ये नहीं बताया दोस्तों कि कैसे न्यू सेल बनती है। भाई देखो, जब बेबी बनता है, ठीक है, तो जो सबसे पहला स्टेप होता है फर्टिलाइजेशन का, उस टाइम जो स्पर्म होता है उसकी एक सिंगल सेल अटैच होती है, ओवम से एक सिंगल सेल अटैच होती है। तो हमने देखा दोस्तों सिंगल सेल से हम इतने बड़े हो जाते हैं। तो क्या हो रहा है दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन हो रही है सेल्स की, सेल बढ़ती जा रही है। तो ये कैसे बढ़ती है, इसको एक्सप्लेन नहीं किया था सेल्डन और श्वान ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे रुडोल्फ विर्चाउ। ये नाम याद रखना है, इस पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। रुडोल्फ विर्चाउ ने बताया दोस्तों कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है, जो पहले से ही मौजूद सेल है, वही दोस्तों डिवाइड करती है और न्यू सेल बनाती है। वही डिवाइड करती है, मतलब ये सेल है जिसको हम बोलेंगे पेरेंट सेल, यही दोस्तों बीच से टूट के कैसे बनती है उसको हम सेल डिवीजन में पढ़ने वाले हैं। ये मतलब है दोस्तों सेल डिवीजन का। इन्होंने क्या बताया था, सेल डिवीजन, कि सेल कैसे डिवाइड करती है। ठीक है, तो सेल डिवीजन के पिता किसको बोला जाएगा, रुडोल्फ विर्चाउ को बोला जाएगा। सेल डिवीजन होके दोस्तों ये पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में बदल जाती है। ठीक है, इस टाइप से इनका दोस्तों प्री एग्जिस्टिंग सेल न्यू सेल का फॉर्मेशन करती है। चलिए फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे नोट लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है नोट। यहाँ पे देखो दोस्तों लिखा है वायरसेस डू नॉट फॉलो सेल थ्योरी। जो वायरस होते हैं वे सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं। हम वायरस के चैप्टर में सभी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, क्यों ये सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, बस अभी तक इतना समझ लीजिए कि वायरस सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं। अब दोस्तों सेल की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम जान लेंगे कि कौन सी छोटी सेल है, कौन सी बड़ी सेल है। तो यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे अबाउट दी सेल्स। स्मॉलेस्ट सेल साइज, सबसे छोटा सेल साइज किसका है, यह है दोस्तों बैक्टीरिया की सेल है, जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा गैली स्पेक्टिकम। याद रखना है आपने, माइकोप्लाज्मा गैली स्पेक्टिकम। ठीक है, एक दो बार रिपीट करेंगे, याद हो जाएगा। लार्जेस्ट सेल किसकी होती है दोस्तों, ये होती है ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसकी सबसे बड़ी सेल होती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमन बॉडी में अभी तक हमने सभी में देखा, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सभी में देखा, सबसे छोटी किसमें, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा गैली स्पेक्टिकम, और सबसे बड़ी किसमें दोस्तों, ऑस्ट्रिच एग। अब हम देखेंगे दोस्तों ह्यूमन जो बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी, उसमें सबसे छोटी सेल कौन सी होगी और सबसे बड़ी सेल कौन सी होगी। तो देखो दोस्तों स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी ये हो जाएगी स्पर्म सेल, ये हो जाएगी दोस्तों स्पर्म सेल। और बात करें लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, वो हो जाएगी दोस्तों एग और ओवम सेल। जो फीमेल का एग होता है या फिर उसको ओवम सेल भी बोल सकते हैं, उसकी सबसे बड़ी सेल होती है। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों नंबर ऑफ सेल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी इस अर्थ पे जीवधारी हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें कितनी कितनी सेल पाई जाती हैं, उनके हिसाब से हम चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे यूनिसेलुलर। अब देखना इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा, आपने राइट आंसर करना है। चलिए बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स किनको बोलेंगे। यूनि का मतलब होता है दोस्तों सिंगल। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी जीवधारी में सिर्फ एक ही सेल पाई जा रही है, वो एक ही सेल का बना है, तो उसको बोलेंगे दोस्तों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो आप देखो जिसमें सिंगल सेल पाई जाएगी वो कितना छोटा होगा, बहुत ही छोटा होता है दोस्तों, माइक्रोस्कोपिक लेवल का होता है। तो यहाँ पे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। ये तीनों आपने याद रखने हैं। यह है दोस्तों अमीबा का स्ट्रक्चर, ये है अमीबा का स्ट्रक्चर। चलिए आगे चलते हैं। यह है पैरामीशियम, जो चप्पल के टाइप का होता है, स्लीपर टाइप का होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, मल्टी सेलुलर देखते हैं। तो मल्टी सेलुलर
ऑर्गेनिजम्स मोर देन वन सेल, जिसमें एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर बोलेंगे। जैसे कि दोस्तों इनके तो बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे कि फंगी है, प्लांट है, एनिमल है, इन सभी में क्या होता है, ये सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अब हम आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल। तो अब हम देखने वाले हैं दोस्तों सेल के प्रकार कि कितने कितने टाइप की सेल होगी। अभी देखो कंफ्यूज मत होना, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा दोस्तों व्हाट इज सेल। उसके बाद हमने देखा दोस्तों सेल के बाद शेल थ्योरी। देन हमने देखा दोस्तों साइज ऑफ सेल। फिर हमने देखा दोस्तों नंबर ऑफ सेल। अब हम बात करें दोस्तों टाइप ऑफ सेल। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें हम दो टाइप की सेल देखेंगे। एक होगा दोस्तों प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है बहुत ही पुरानी सेल, ठीक है, बहुत ही पुरानी सेल। और इमेच्योर सेल, देखो इसका मतलब क्या होगा, इमेच्योर सेल। अब देखो दोस्तों इमेच्योर का क्या मतलब होता है, अपने पे अप्लाई करो। इमेच्योर कौन होगा, ह्यूमन में इमेच्योर कौन होता है, जो जिसका दिमाग मतलब जिसका जो ब्रेन होता है वो कम काम करता है। ऐसे ही दोस्तों अगर इसको हम इमेच्योर सेल बोल रहे हैं तो इसका जो ब्रेन होगा वो इमेच्योर होगा, अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो ब्रेन होता है वो किसको बोलते हैं दोस्तों, वो बोलते हैं न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस जो होता है इसमें वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं होता है, वो टूटा फूटा होता है दोस्तों, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल ऐसी सेल होंगी जिसमें न्यूक्लियस फुल डेवलप नहीं होगा, उसको बोलेंगे दोस्तों प्रोकैरियोटिक सेल। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। यह है दोस्तों प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। इसमें देखो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म तो सभी में होगा, उसके बिना दोस्तों पूरी सेल का वजूद नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है। राइबोसोम भी होते हैं क्योंकि काम करता है तो प्रोटीन की जरूरत होती है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मीजोसोम भी होता है, शेल वॉल होती है, कैप्सूल, डीएनए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बैक्टीरियल फ्लैजिलम, ठीक है, जिससे कि ये मूवमेंट करती है। ये ज़्यादा डीप में आपने नहीं जाना है, ये सभी चीज़ें छोड़ देना है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल थोड़ा ऊपर करने दो। प्रोकैरियोटिक सेल में दोस्तों कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। देखो तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रू न्यूक्लियस, नो ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। इंस्टेड सम प्रोकैरियोट्स, इसमें भी दोस्तों कुछ अपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, बैक्टीरिया में ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। और जितने भी दोस्तों प्रोकैरियोटिक हैं उनमें कोई भी ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। दे ऑल आर सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये दोस्तों जितने भी होते हैं ये सभी सिंगल सेलुलर होते हैं, जितने भी होते हैं ये सभी सिंगल सेलुलर होते हैं। अब देखो सिंगल सेलुलर का क्या मतलब है। अब जब न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट, ट्रू न्यूक्लियस है ही नहीं दोस्तों, इसमें ब्रेन होता है ट्रू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, ब्रेन होता है। सेल डिवीजन में सबसे ज्यादा काम किसका होता है, न्यूक्लियस का होता है, ठीक है। तो जब पूरी तरह से मैच्योर न्यूक्लियस नहीं है तो सेल डिवीजन होगा नहीं दोस्तों। जब सेल डिवीजन नहीं होगा तो एक ही सेल में प्रेजेंट होगा। तो इसलिए बोला है हमने कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें वे सभी कैसे होते हैं, सिंगल सेलुलर होते हैं। एग्जाम्पल हो जाएंगे दोस्तों आर्किया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। दे लैक ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें दोस्तों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना जो जो चीजें मैं बता रहा हूं उन चीजों को ध्यान से देखना क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम आर एब्सेंट। ध्यान देना दोस्तों ये चीजें इसमें एब्सेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है, गोल्जी बॉडी एब्सेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है एंड लाइसोसोम एब्सेंट होता है दोस्तों।
दी जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है दोस्तों? डीएनए, ठीक है, यही जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट ऑन ए सिंगल क्रोमोसोम। देखो ये डबल हेलिक्स फॉर्म में नहीं होता है, मतलब डबल हेलिकल फॉर्म कैसी होगी? इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से प्रेजेंट नहीं होगा। थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाने दो, इस टाइप से ऐसे प्रेजेंट नहीं होगा दोस्तों। ये कैसा? इस टाइप से बिखरी हुई अवस्था में पड़ा रहेगा, सिंगल स्टैंडर्ड। तो सिंगल क्रोमोसोम, ये सभी चीजें मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूँ। अभी बस समझ लीजिए कि सिंगल क्रोमोसोम में ही ये पड़ा होता है। हिस्टोन प्रोटीन जो कि डीएनए को दोस्तों बाइंड करते हैं, ठीक है। द इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स आर लैकिंग इन देम। मतलब जो हिस्टोन प्रोटीन है जो कि डीएनए को दोस्तों क्या करता है? बाइंड करता है, डीएनए को बाइंड करता है। तो ये यूकैरियोटिक सेल में तो होता है, सभी चीजें होती है यूकैरियोटिक सेल में, बट प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होता है। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड। तो ध्यान रखना है, जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है कार्बोहाइड्रेट की एंड अमीनो एसिड्स की, ठीक है। अमीनो एसिड से ही क्या बनता है दोस्तों? प्रोटीन बनते हैं। कैसे बनते हैं? थोड़ा सा वेट कीजिए तब समझ में आएगा। ये सभी चीजें आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। फिर देखो दोस्तों यहाँ पे नोट लिखा है, प्रोकैरियोट्स जनरली रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो भाई रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? प्रजनन कैसे होता है उनमें? सिंगल सेलुलर है तो प्रजनन कैसे होता है दोस्तों? ये करते हैं बाइनरी फिजन की हेल्प से, बाइनरी फिजन की हेल्प से। और इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा दोस्तों अमीबा। अमीबा भी दोस्तों बाइनरी फिजन से ही क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है। और ये कैसा रिप्रोडक्शन कहलाता है? ये रिप्रोडक्शन कहलाता है दोस्तों एसेक्सुअल। इसमें फीमेल पार्ट की कोई भी नीड नहीं होती है दोस्तों, ठीक है। तो उसको बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसका एग्जांपल है बाइनरी फिजन, जो कि अमीबा में है। तो कई बार पूछा जा चुका है अमीबा में किस टाइप का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है? आपने बताना है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। और कैसा होता है दोस्तों? उसका नाम क्या है? बाइनरी फिजन है। चलिए फिर बात करते हैं हम यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल दोस्तों मैच्योर सेल होती है, इसमें सभी चीजें प्रेजेंट होती है। जितनी भी सेल में प्रेजेंट होती है वे सभी चीजें इसी में प्रेजेंट होती है। ये एक फुल डेवलप्ड सेल होती है, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर है इसका। अभी बस इसको देख लीजिए, आगे चल के हम इसके ऑर्गेनेल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें दोस्तों ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है, सभी चीजें होती हैं दोस्तों। फ्लैजिला इज द लोकोमोटरिक ऑर्गन इन यूकैरियोटिक सेल। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो यूकैरियोटिक सेल है वो कैसे दोस्तों मोशन में होती है, कैसे मूव करती है? तो उसमें एक फ्लैजिला निकला होता है, इस टाइप से, उस टाइप का एक फ्लैजिला निकला होता है जिसकी हेल्प से ये मूव करती है। दिस सेल डिवाइड बाय ए प्रोसेस ऑफ कॉल्ड माइटोसिस। अभी इसको छोड़ दीजिए, जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस से होता है। अभी आपको नहीं पता माइटोसिस क्या होता है, जब मैं सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। फिर हम बात करेंगे द न्यूक्लियस कंटेन ए सिंगल लीनियर डीएनए विच कैरीज ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो न्यूक्लियस में मैंने आपको बताया यहाँ पे हर चीज प्रेजेंट होगी, ठीक है। हर चीज ट्रू फॉर्म में प्रेजेंट होगी, जैसे कि दोस्तों डीएनए भी ट्रू फॉर्म में प्रेजेंट होता है यहाँ पे। फिर हम बात करेंगे दिस ब्रॉड कैटेगरी इन्वॉल्व्स प्लांट, फंगी, प्रोटोजोन्स, अमीबा। प्रोटोजोन्स में देखो क्या क्या चीजें आएंगी, प्रोटोजोन्स में आएंगी अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और प्लाज्मोडियम, ठीक है, एंड एनिमल्स। अब देखो यहाँ पे आपको एक डाउट आया होगा, मैंने आपको प्रोकैरियोट में अमीबा बताया, बट दोस्तों मैंने प्रोकैरियोट में अमीबा नहीं बताया। मैंने बताया था कि अमीबा में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, जिसको बोलते हैं बाइनरी फिजन, बट मैंने ये नहीं बताया कि अमीबा प्रोकैरियोटिक होता है। इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
तो ध्यान रखना है, जो अमीबा होता है वो कैसा होता है दोस्तों, ये यूकेरियोटिक होता है, बट इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे हम बात करेंगे यूकेरियोटिक सेल में किस टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। इसमें दोनों टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल भी होता है दोस्तों और सेक्सुअल भी होता है, ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो, दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बाइनरी फिजन इन अमीबा। ये कैसे दोस्तों डिवाइड करते हैं अपने आप को। यहाँ पे देखो, ये है अमीबा और इसमें जो आप ये पार्ट देख रहे हैं सारा, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है, जो लिक्विड टाइप का होता है साइटोप्लाज्म, और इसी में सभी सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी अपरेटस है, ठीक है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, ये सभी चीजें कहाँ पे होती हैं दोस्तों, इसी के अंदर प्रेजेंट होती है। और ये बीच का पार्ट क्या है दोस्तों, ये बीच का पार्ट है न्यूक्लियस। अब क्या होगा दोस्तों, ये न्यूक्लियस दोस्तों इलोंगेट होगा। कैसे इलोंगेट होता है इसको हम बताएंगे आपको सेल डिवीजन में। सभी इतना समझ लीजिए, ये इलोंगेट होगा और इलोंगेट होने के बाद दोस्तों ये इस टाइप से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और फिर यहाँ से ये डिवाइड होके एक ये सेल बन जाएगी और एक ये सेल बन जाएगी। अब देखो, ये दोनों डॉटर सेल बन चुकी है। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, बाइनरी फिजन की हेल्प से अब अमीबा ने दोस्तों रिप्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो ये था दोस्तों अमीबा में बाइनरी फिजन कैसे होता है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेल का स्ट्रक्चर। पूरा सेल का स्ट्रक्चर आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस ना हो। और ये दोस्तों लेक्चर, जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं साइंस के, ये सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, पर डेडिकेटेड है दोस्तों आरआरबी, जेईई एंड एएलपी के लिए। आपने थोड़ा सा सपोर्ट करना है। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और साथ में दोस्तों आपने क्या करना है, सोम एकेडमी ऐप को आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और वहाँ पे जाके आप जितना भी पीडीएफ मटेरियल है उसको ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ।